करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आज हमने रिवाइज करना था। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, हमने कल 3 डिसीजंस को रिवाइज किया था। फाइनेंशियल प्लानिंग मींस the planning to ensure that sufficient funds is to be available at right time, means कि हमने फंड्स को उस समय अवेलेबल करवाना है जब हमें जरूरत है। अगर आपके पास एक्सेस में फंड्स हैं तो आपने अननेसेसरी उसको खर्च नहीं करना, ठीक है ना। आपने इस कीप इन माइंड में रखना है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग यही होता है कि कैसे आप एक वेल्थ को अपनी इंक्रीज कर सकते हो, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स ये है कि आइडेंटिफाई करना वेरियस सोर्सेस, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करना अपने रिसोर्सेस को इन अ ऑप्टिमम मैनर, मतलब अपने ऑप्टिमम मैनर में उसको यूटिलाइज करना। अगर आपके पास लैक ऑफ फंड्स है तो आपको ये देखना अपने फंड्स अरेंज कैसे करने हैं, और अगर एक्सेस में है तो आपने उसको ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो वेस्ट ना जाए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो मैनेजर है वो प्लानिंग करता है कि हमने अंडरगो कैसे जाना है, कि वो फोरकास्ट कर लेता है ऑल दी आइटम्स जो फ्यूचर में होने वाली है या जिसमें चेंजेस होने वाले हैं। और अगर उसको लगता है कहीं भी शॉर्टेज या सरप्लस है तो वो उन एक्टिविटीज को एडवांस में सिचुएशन को देख लेता है। मेन इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू एंश्योर फंड्स एबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब हमें पैसों की जरूरत है तब हमें फंड्स मिल जाए, पहली बात तो यही है। और सेकंड है कि हमारे जो आइडियल फंड्स हैं या रिसोर्सेज हैं उनको अननेसेसरी ना हम खराब करें, उनको प्रॉपर वे में यूज करें। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज to ensure availability of funds whenever they required। it means क्या है कि जो फंड्स हैं जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो उसके हिसाब से उसको यूटिलाइज किया जाएगा राइट टाइम पे। और दूसरा है एडिक्वेट और टाइमली, अगर हमारे पास फंड्स की टाइमली हमें हो जाए, इंश्योर हो जाए, तो जो भी हमारे सरप्लस फंड है वो वेस्टफुल ना जाए। हम उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करके रखें ताकि हमारे फंड्स हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। हम शूज पर बना दूंगा। हाँ जी, मार्केटिंग का मैं प्रोडक्ट जो है मैं वो शूज पर बना दूं। शूज पर, शूज में आपको बन जाएगी वैरायटी। मिल गया तभी पूछ रहा था। हाँ आपको तो ठीक है, लिंक भेजा आप मैंने। शूज ले लीजिए, ठीक है, आपका मैंने शूज पे लिख दिया फिर। ओके हाँ जी, अमन आप कितने दिन बाद आए हो क्लास में, क्या प्रॉब्लम है आपको? कल नहीं आया था मैम, बस नहीं, मैं डेट्स बताती हूँ आपको। मैं कल नहीं आया था, मैं 1 को भी नहीं आया था, मैं 27 28 को भी नहीं आया था। मेरे पास अटेंडेंस नहीं है आपकी 4 डेज की। जब आप आते हो तो हम मार्क करते हैं। तभी मैंने आज पूछा, अभी आपसे 2 मिनट पहले ही आपके आने से एंट्री से पूछा है कि अमन कहाँ है। अमन आप लैपटॉप पे बना रहे हो अपना प्रोजेक्ट? यस मैम। और करण आप मोबाइल पे? यस मैम। ठीक है। तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स बता रहे थे कि 2 ऑब्जेक्टिव्स है कि मतलब जो फंड्स हैं वो राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाए, और दूसरा है कि अननेसेसरी फंड्स वेस्ट ना हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी आपने करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट करनी है। शॉर्ट पीरियड के लिए भी होती है और लॉन्ग पीरियड के लिए भी प्लानिंग होती है। शॉर्ट पीरियड के लिए होती है डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए, और लॉन्ग पीरियड के लिए होती है फिक्स एसेट्स, फिक्स लायबिलिटीज से रिलेटेड होती है। और ये प्लानिंग करनी बहुत जरूरी भी है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने से फोरकास्ट हो जाता है फ्यूचर इवेंट्स का। हमें फ्यूचर में क्या क्या हमारी सिचुएशंस होने वाली है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं। सेकंड इज फाइनेंशियल प्लानिंग जो है फॉर डिफरेंट सिचुएशंस के लिए होती है, जिससे आपके शॉक्स एंड सरप्राइजेस जो होते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो। देखिए बिजनेस में आपको काफी तरह के लॉसेस होते हैं, कई सरप्राइज कुछ ऐसा हो जाता है,
तो उसके लिए आपको पहले से हेल्प मिल जाती है अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। थर्ड आ जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स करता है वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे फंड्स को ऑर्गेनाइज करता है? बाय क्लियरिंग द पॉलिसी, ओनली फ्यूल्स प्रिंसिपल्स। अगर आपके प्रिंसिपल्स दूसरे फॉलो होते हैं तो आपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके प्रिंसिपल्स में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा टू सेव बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। के बाद हमने कोऑर्डिनेट्स की बात की कि अपनी अगर पॉलिसीज, अपना ब्लूप्रिंट तैयार है रिगार्डिंग फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या क्या कंडक्ट करना है, तो आप अपनी प्लानिंग हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग जो है डिटेल प्लान्स बनाती है एंड इट हेल्प्स इन प्लानिंग। देखो अगर मैंने बना रखी है प्लानिंग, कोई और भी प्लानिंग करेगा, ठीक है, कोई तीसरा भी करेगा, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, गैप हो जाएगा प्लानिंग में, वेस्टेज हो जाएगी। तो इसीलिए डिटेल में प्लान प्रिपेयर करना चाहिए ताकि, और एक ही पर्सन करे ताकि मिक्स ना हो जाए। और प्लानिंग जब भी करें इट लिंक्स विद प्रेजेंट विद द फ्यूचर, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करके रखें ताकि कल को ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए को आपको पहले ही पता हो। प्लानिंग करते वक्त आपने लिंक देखना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन में, क्योंकि यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कि कहाँ आपने इन्वेस्ट करना और क्या फाइनेंसिंग करनी है। और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, तो ये भी बड़े ध्यान से देखना है। और इसके अलावा आपने डिटेल ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं हर बिजनेस सेगमेंट्स के ताकि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है पता चल सके। मींस आपने अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपीस दिया है और मार्केटिंग वाले को अलग 1 लाख दिए, तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग सेगमेंट्स का पता हो ताकि आप इवेल्युएट कर सको कि इन्होंने इतना पैसा कहाँ यूटिलाइज किया, क्योंकि पैसों का है, फाइनेंशियल प्लानिंग पैसों से रिलेटेड है। एक भी इधर उधर हो गए, फंड्स मिसयूज हो गए, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो कहीं ना कहीं हर सेगमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इजीली पता चल सके। क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंस है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर नाम ही है, 2 चीजों से बना है, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में कई बार बता चुकी हूँ, इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। और जबकि बोरोड फंड्स आ जाएंगे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बहुत कुछ है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ ओनर्स फंड्स एंड बोरोड्स फंड। मतलब एक कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर आपने डिफाइन करना है तो उसमें दोनों चीजें आएंगी, थोड़ा डेप्ट आएगा, थोड़ा इक्विटी आएगी। तभी हम डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला भी करते हैं और डेप्ट को टोटल कैपिटल के साथ भी करते हैं। अगर हम दोनों में फर्क देखें तो कई चीजों का फर्क है डेप्ट और इक्विटी में। पहला फर्क है रेट ऑफ रिटर्न का। जो बोरोड फंड होते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करनी पड़ती है और बैंकर पेमेंट भी करनी पड़ती है, जबकि ऑनर्स फंड में ऐसी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। सिक्योरिटी की बात करें तो डेप्ट जो है उन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। पर जो डिविडेंड्स, इनमें जो इक्विटी ऑनर्स फंड्स होते हैं वहां डिविडेंड पे होते हैं और कोई प्रॉफिट्स पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, डेप्ट, कॉस्ट ऑफ अ डेप्ट जो है वो एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी सस्ते हैं, इजी हैं और टैक्स डिडक्टेबल भी हैं, जबकि डिविडेंड आफ्टर टैक्स है। और अगर रिस्क फैक्टर में देखें तो डेप्ट जो है वो ऑब्वियस है, रिस्क है उसमें क्योंकि लोन है, लोन लेना भी है, इंटरेस्ट भी देना है, जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की ही डिटेल पूछी जाती है तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर पहले एक लाइन में डेफिनेशन देनी है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, फिर आपने ऑनर्स फंड और बोरोड्स फंड बताने हैं, फिर आपने दोनों फॉर्मूले बताने हैं और फिर एक कंपैरिजन सा थोड़ा सा करके बताना है कि डेप्ट और इक्विटी के ये पॉइंट्स हैं जो रेट ऑफ रिटर्न, सिक्योरिटी के बेसिस पे, रिस्क के फैक्टर पे, तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं मेनली
इसमें फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पॉइंट बताया, जो कई मैंने बड़ी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया था कि एक कंपनी है, उसके हमने अलग अलग ऑप्शन लिए कि एक कंपनी के पास टोटल फंड्स 30 लैक्स हैं, तो वो अगर पूरे 30 लैक्स अपने ही यूज करती है तो क्या होगा, अगर वो थोड़े बाहर से बोरो करती है और बाकी अपने ही यूज करती है तो क्या होगा, और अगर वो ज्यादा बाहर से यूज करती है और अपने थोड़े करती है बल्कि, तो क्या होगा। तीन ही सिचुएशन हो सकती है ना, या तो सारे अपने हो, या थोड़े बाहर के हो बाकी अपने हो, या अपने थोड़े हो बाहर वाले ज्यादा हो। तो तीन ऑप्शन है और तीनों ऑप्शन से हमने निकाल के देखा कि जो भी हमारी अर्निंग्स आई उसमें से पहले हमने इंटरेस्ट पे किया तो हमारे अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आ गए, फिर हमने टैक्स पे किया तो हमारे अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गए, और उसके ऊपर हमने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो हमने ईपीएस निकाला, अर्निंग पर शेयर। और हमने देखा जिस कंपनी ने ज्यादा बोरो कर रखे थे अगेंस्ट जिसने अपने बोरो किए थे, उसमें अर्निंग पर शेयर मतलब वो इंक्रीज आया। तो इससे हम ये पता लगाया कि ट्रेडिंग और इक्विटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें बोरो करने चाहिए फंड्स को, इससे क्या रहता है आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज रहती है। और इसमें एक बात और आरओआई आती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने हमने पूरा टॉपिक करने के बाद भी बताया, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि जो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर कितना आपको रिटर्न आ रहा है। अगर तो आपको अच्छा रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो ही आप ट्रेडिंग और इक्विटी का फायदा उठा सकते हो। अगर आपको कहीं से पैसा रिटर्न में आ ही नहीं रहा, आपने कहीं इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हो ही नहीं रहा, तो आप यहाँ से इंटरेस्ट पे कैसे करोगे। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ आरओआई ज्यादा होगा, ठीक है, तभी आप ट्रेडिंग और इक्विटी का डिबेंचर्स को मतलब इशू कर सकते हो। ये हमने आगे भी पढ़ा, मींस जिस कंपनी में आरओआई ज्यादा है, ग्रेटर है, वहां डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं। वही ये ट्रेडिंग और इक्विटी का जो फॉर्मूला है, और ट्रेडिंग और इक्विटी की डेफिनेशन भी लिखवाई थी, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस यहाँ हमने इंटरेस्ट को बोला है कि वही कंपनी रिस्क उठा सकती है डिबेंचर्स लेने के जिनकी आरओआई अच्छी है, मतलब जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स अच्छा आता है, वही कंपनी फाइनेंशियल रिस्क उठा सकती है। तो ये डेब्ट इक्विटी हमेशा आपने पढ़ा होगा, अभी रेशो आपने पढ़े हैं, तो डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, और ये हमेशा इक्वल होती है, सबसे अच्छी रेशो इक्वालिटी में मानी जाती है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे आज बराबर बराबर भी उठा सकते हो आप, अगर 10 लाख वो उठाए तो 10 लाख ही आप उठाओ। तो ये इक्वल रेशो तभी हम मान के चलते हैं कि जितने आप अपने लगाते हो आप उतने बाहर से भी लो, ठीक है ना। तो इसमें ये बात ध्यान निकल के आती है कि जितने हायर डेप्ट होंगे उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। हायर डेप्ट मतलब लोअर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। और टैक्सेस में आप ये हमने ऑपोजिट इसका पॉइंट भी किया था, अभी आगे भी करेंगे कि अगर टैक्स रेट हाई चल रहा है तो आप अपने इंटरेस्ट रेट को वो कम कर सकते हैं। क्लियर, ये अगर आपको निकालना आ जाए तो आप इजीली निकाल लोगे। इसको पढ़ लेना, सिचुएशन कोई भी आए सेम ही अप्लाई होगी हर जगह। ये एक एग्जांपल शायद 2 lakhs का और दिया हुआ है, इसको कर सकते हो, एक हमने करवाया था, दूसरा आपको ट्राई कर सकते हो करके। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को चॉइस करने में। कैपिटल स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, मींस अब मैंने एक कंपनी शुरू करनी है, मैं एक मैनेजर हूँ कंपनी की, तो मुझे क्या डिसाइड करना है कि कितने मैंने बोरो करने और कितने मैंने ओनर्स फंड लगाने। बस यही सोचने के लिए उन बातों को ध्यान में रखना है, वही फैक्टर्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाएगा कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश मुझे किस लिए चाहिए, नॉर्मल बिजनेस के लिए तो कैश चाहिए, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो भी कैश चाहिए, कहीं से डिबेंचर्स लेने हैं तो उन पे इंटरेस्ट भी चाहिए देना है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, तो कहीं ना कहीं पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो कैश फ्लो पोजीशन कैसी है मेरी अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो मैं डिबेंचर्स को रेज कर सकती हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे पास कैश ही नहीं है तो मैं कहाँ से इंटरेस्ट दूंगी और कहाँ से डिबेंचर्स के पैसे पे करूंगी। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पहले अपना कैश फ्लो पोजीशन देखो।
सेकंड आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट होता है नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। मींस आपके जो भी हमने ऊपर निकाला कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस जो होते हैं उसके हमारे इंटरेस्ट कितना जा रहा है उसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं। जितनी ये हायर रेशियो आएगी, ठीक है, उतना ही जो कंपनी का रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में। अगर तो मैं ठीक से दे सकती हूँ इंटरेस्ट की पेमेंट तभी मैं लूंगी ना। तो कहीं ना कहीं आईसीआर निकाल के आपको चेक करना पड़ता है कि फर्म का ये ठीक चल रहा है, फिर बैलेंस बचेगा तो फिर आप रीपेमेंट कर सकते हो। तीसरा आ जाता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेप्ट सर्विस का है ये सारे खर्चों की बात कर रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, लोन भी देना है। उसके अलावा आप देखो कंपनी में डेप्रिसिएशन का खर्चा होता है, इंटरेस्ट का खर्चा होता है, कोई नॉन कैश एक्सपेंसिव होते हैं, कभी लॉस हो रहा है एसेट पे, कभी कुछ हो रहा है, तो बड़े सारे ऐसे ऐसे खर्चे होते हैं अगर हम देखें तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं अपने डेप्रिसिएशन फिर से प्लस कर दूं जो मैंने कम किए थे, इंटरेस्ट जो था वो मैं वापस ऐड कर दूं, नॉन कैश ऐड कर दूं, और उसके अगेंस्ट मैं देखूं मुझे डिविडेंड भी देना है, मुझे इंटरेस्ट भी देना है और अपनी लोन भी वापस पे करना है, तो अगर तो ये मेरा रेशो अच्छी आ रही है इसका मतलब मेरी अपनी कैश कमिटमेंट जो पे करने की है वो अच्छी है, तो मैं बोरो कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी ये तो हम पढ़ के चले हैं पीछे ट्रेडिंग और इक्विटी में। अगर एक कंपनी हायर रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट पे अर्न करती है तो वो ऑप्ट कर सकती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को ऑप्ट करना मतलब अपनी ईपीएस को बढ़ाना। ठीक है, ईपीएस का मतलब बढ़ाने का यही है कि आप डेप्ट ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो, जैसे अभी हमें पीछे एग्जांपल में देख के आए। तो जब भी आप चूज करोगे डेप्ट अपनी, तो उसके लिए आरओआई को जरूर देख लेना। अगर आरओआई आपकी अच्छी है तो आप डेप्ट रेस कर सकते हो। अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं आ रही तो आप डेप्ट में ना जाओ, इक्विटी में ही जाओ। क्लियर? जब भी आरओआई का पॉइंट आएगा तो आपने बजाय ये पूरा एग्जांपल फिर से समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यही पॉइंट बताना है, इफ आरओआई इज ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है, देन कंपनी कैन ऑप्ट फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में जा सकती है। फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है लोन कैसे मिल रहा है आपको, ठीक है ना, एक लोन मुझे सस्ते में दे रहा है और एक मुझे महंगे में दे रहा है, तो ऑब्वियस है जो मुझे सस्ते में लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा मैं उसी पे जाऊंगी। तो जब भी फर्म ने डेप्ट लेने हैं, ठीक है ना, जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है तो लोन लेते वक्त देख ले कि कौन हमें लेसर रेट पे दे रहा है, तो मैं वहां से ले लेती हूँ। टैक्स रेट को भी ध्यान रखना है। टैक्स रेट एक बताया हमने, इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल कॉस्ट है, तो टैक्स एबिलिटी को जरूर देखना है। अगर आप चाहते हो टैक्सेस में सेविंग करनी है तो ज्यादा से ज्यादा डेप्ट उठाओ, क्योंकि टैक्स जो है वो टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी अपनी जो रिटर्न्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ज्यादा रिस्क उठाओगे तो जो रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड होता है वो भी तो हाइयर हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो इसलिए कंपनी इंश्योर करती है कि जो डेप्ट और इक्विटी है वो बराबर में उठाया जाए, ताकि हम इंटरेस्ट भी पे कर सके और टाइम टू टाइम अपने डिविडेंड्स भी पे कर सके। फिर आ जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। मतलब अगर आपने एक लोन लेना है तो उस पर जो खर्चे होते हैं उसको भी ध्यान में रखो। अगर बहुत ज्यादा खर्चे आ रहे हैं तो फिर रहने दो, फिर इक्विटी पे चले जाओ, ऑनर्स फंड पे चले जाओ। अगर कॉस्ट कम है लोन रेज करने की फिर आप डेप्ट पे जा सकते हो। तो ये आपको चॉइस करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस, जो खर्चे हो रहे हैं। खर्चे कौन से होते हैं? ब्रोकरेज के हो गए, प्रोसेसिंग फीस हो गई, लीगल फीस हो गई, जो एक देनी पड़ती है आपको। फिर रिस्क फैक्टर पे आ जाओ, ऑब्वियस है सबसे ज्यादा डेप्ट लेने में ही रिस्क है, अपने पैसों में तो फिर कोई रिस्क नहीं है, पर डेप्ट में रिस्क है। अगर नहीं रिस्क उठा सकते तो छोड़ो, फिर डेप्ट मत लो, इक्विटी में जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इफ अ फर्म यूजेस डेप्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है,
तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस कर देता है डेप्ट देने से, क्योंकि अगर बार बार लोन उठाओगे तो अगली तीसरी चौथी बार आपको लोन देने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए अपनी बोरिंग कैपेसिटी को, अपनी पावर को उतना ही ले जब बहुत जरूरी हो, नहीं तो अगर आपको अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आ जाए, जब बहुत जरूरत हो, तो आपको नहीं मिलता लोन। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी को अपना ध्यान रखें, उसी हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि पिछला पे करते रहे, अगला उठा लें। कंट्रोल की बात करें तो ऑब्वियस है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका पूरा कंट्रोल रहता है कंपनी पे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई कंट्रोल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इक्विटी कर लो। अगर कंट्रोल की आपको लगता है हमारा ऐसे करने से कंट्रोल हमारा खत्म हो जाएगा, तो डेब्ट पे चले जाओ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हर कंपनी ने अपना कुछ लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है, ठीक है। डिबेंचर्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, इनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, सेबी के अंदर। तो जब भी फंड्स रेज करते हो तो इन नॉर्म्स, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो जरूर करो। फिर आ जाता है 13 थी स्टॉक मार्केट कंडीशंस। स्टॉक मार्केट कंडीशन आता है बियरिश और बुलिश, ये मैंने पहले ही बताया था। बुलिश जब होता है इक्विटी को प्रेफरेंस दो, बियरिश जब मार्केट चल रही होती है, मतलब डिप्रेशन चल रहा होता है, तो डेब्ट को इश्यू करो। और लास्ट आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। एक बैलेंस शीट एक कंपनी का प्रोविजन दिया गया है, हर कंपनी को वैसे ही बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है, उसी हिसाब से अपनी इक्विटी डिबेंचर। ऐसी तो कोई कंपनी नहीं होगी जहाँ सारे लोन ही लोन होंगे, हो सकता है नहीं। तो जैसा एक कंपनी का फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे सब कंपनीज फॉलो करती है, आपने भी उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपनी ऑनर्स और बोरोड फंड का ध्यान रखते हैं। क्लियर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? नो मैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बताया है, इसको बिल्कुल लाइटली लेके नहीं पढ़ना। कल मैंने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भेजे थे, फिलिंग द ब्लैंक्स भेजे थे, उनको आपने स्टडी कर लिया? क्योंकि अभी आपका पेपर आएगा तो उसमें आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है उन चीजों की, ठीक है ना। आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अपना उस हिसाब से पॉइंट्स को याद रखने, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको बीच में से ही क्वेश्चंस के पूछ लिया जाता है, आपको नहीं पता चलता, ठीक है। इसमें केस स्टडीज की फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमें एक कंपनी का क्वेश्चन देखिए, ये अभी 2018 में आया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक कंपनी का दिया हुआ है, उसको 10 से 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, ROI आता है। और अब कंपनी ने बोरो करने हैं, मैंने ROI और डिबेंचर से रिलेटेड अभी काफी आपको एक्सप्लेन किया है। एक कंपनी का ROI 10 से 12% है पिछले 3 सालों से। अब कंपनी ने चाहती है कि हम डिबेंचर्स लें, तो उसको 2 जगह उन्होंने ट्राई किया। ऑप्शन ए में मिला उनको 9% डिबेंचर्स, ऑप्शन बी में उनको मिल रहा है 13% इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। अब बताओ वो ऑप्शन ए बेटर है उसके लिए या बी ऑप्शन बेटर है? बताइए। ROI उनका आ रहा है 10 से 12%, और जबकि उनको 2 कंपनी से लोन मिल रहा है, जो एक 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है और एक 13%। जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा हुआ है, आधे बच्चों को तो पेपर में क्वेश्चन समझ भी नहीं आना, मैं अभी बता देती हूँ। ये तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा रही हूँ। अगर आप क्वेश्चन की फॉर्मेट देखोगे तो आपको पहले तो एक बार में क्वेश्चन समझ भी नहीं आएगा, और मोस्टली को नहीं आया था उस समय। ये अभी 2018 के पेपर में आया हुआ, चाहे तो आप खोल के अपना 2018 का CBSE का पेपर देख सकते हैं। सेट मुझे नहीं पता, पर किसी एक सेट में आया हुआ। हाँ जी बताइए, कौन सा आपको ऑप्शन बेटर लगेगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? हमें ROI दी हुई है 10 से 12%, और बाहर हमें लोन मिल रहा है 9% और 13% में। ऑब्वियस है, पहले तो छोटी सी बात समझ आए, लोन हमेशा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लेना चाहिए। कभी भी कोई पागल होगा जो महंगे पे लेगा, मुझे 1% 9% पे इंटरेस्ट पे दे रहा है और एक 13 पे दे रहा है, ऑब्वियस है पहली बात तो मैं 9 पे जाऊंगी, ठीक है। दूसरी बात, ROI को भी ध्यान में रखना है। ऊपर ROI 10 से 12% है, तो मैं 13% पे क्यों लूंगी? पहली बात तो इंटरेस्ट रेट,
तो मेरे लिए ऑप्शन ए इज बेटर, क्योंकि मेरी ROI, मेरा मतलब जितना मेरा वहां से इंटरेस्ट आ रहा है उतना ही मैं इंटरेस्ट यहाँ उतने में दे दूंगी, मैं फालतू क्यों दूंगी, कंपनी ऐसे थोड़ा ना करेगी। तभी कहा ना कि जब भी आपने ये करना है तो ROI को ध्यान में रखना, और यहाँ तो ROI दी हुई है, और ट्रेडिंग और इक्विटी यही तो कहता है अपनी ROI को देख लो, अगर वो ज्यादा है तो उस हिसाब से ले लो। तो कंपनी ए ऑप्शन बेटर है। क्लियर? ये सिर्फ एक लाइन का आंसर है और बिल्कुल पेपर में समझ नहीं आएगा अगर इस टाइप का आपको आ जाए तो। ठीक है ना? चलिए फिर, इतना क्वेश्चंस आपको ये समझ आ गया।